हेलो पीपल। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मुगल डायनेस्टीज को। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूफी एंड भक्ति मूवमेंट कवर कर लिया था। तो लेट्स स्टार्ट विद मुगल डायनेस्टी। बेसिकली द ड्यूरेशन ऑफ मुगल डायनेस्टी was from 1526 to 1707 and Mughal dynasty is considered as the second golden era of Indian history, whereas the Gupta period या Gupta dynasty was considered was as the first golden era of the Indian history. The first Mughal emperor, the first Mughal ruler of India was Zahiruddin Muhammad Babur. He is the founder of Mughal dynasty. जो मुगल वंश का जो स्थापक संस्थापक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर को कहा जाता है। जो बाबर था उसका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक चला था। बाबर वॉज बॉर्न इन फरवरी 1483 इन फरगाना। बाबर का जन्म फरगाना में 1483 के अंदर हुआ था। फरगाना कहाँ पर? टर्की के अंदर। हिज फादर वॉज उमर शेख मिर्ज़ा। जो बाबर के जो पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा था, वो बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ तैमूर। उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर की फैमिली से बिलोंग करते थे। तो आप जानते हैं कि इन्वेजन ऑफ तैमूर हुआ था। तैमूर का इन्वेजन हुआ था। उस वक्त तो जो राजा था वो था नज़रुद्दीन महमूद। ठीक है। तो जो इन्वेजन हुआ था उस वक्त तैमूर का जो उसी की फैमिली से बिलोंग करते थे शेख मिर्ज़ा, और इनकी माता का नाम था, किसकी माता का नाम? बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार बेग। कुतलुग निगार बेग जो बिलोंग करती थी चंगेज़ खान की फैमिली से। चंगेज़ खान मंगोलिया से बिलोंग करता था या मंगोलिया का राजा था, इसीलिए इस डायनेस्टी को मुग़ल डायनेस्टी नाम दिया गया है। और क्योंकि बाबर तैमूर के वंशज, तैमूर का भी वंशज था, तैमूर के वंश से भी बिलोंग करता था, इसलिए इसे मुग़ल डायनेस्टी को ही तैमूरी वंश भी कहा जाता है। In 1494, at the age of 11 years, he became the ruler of Fargana after the death of his father शेख मिर्ज़ा। शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद बाबर को राजपाट संभालना पड़ा, और 11 साल की उम्र में ही उसके पिता की मृत्यु होने के बाद उसे राजपाट संभालना पड़ा था। और जब आसपास के क्षेत्रों में ये पता चला कि एक 11 साल का छोटा सा बच्चा राजपाट कर रहा है, तो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और फरगाना के ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से नवसिखिए बाबर को वहाँ से निकलना पड़ा था। और वहाँ से वह निकलकर समरकंद में जा पहुँचा था। बाबर ने फरगाना त्याग दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि उसके ऊपर आसपास के राजाओं ने हमला कर दिया था। उसे अपने राजवंश में विलीन कर लिया था, अपने राजपाट में विलीन कर लिया था। तो उसके बाद बाबर को वहाँ से फरगाना छोड़कर निकलना पड़ा और वह समरकंद जाकर पहुँच गया। 1494 से 1502 तक वह समरकंद में रहा। अब 1502 के अंदर क्या हुआ? बाबर की जो एक लड़ाई हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ सरेपुल। सरेपुल का एक युद्ध हुआ जब वह राजा बन गया था। बाबर ने समरकंद का राजा बन गया था। फिर उसके बाद उसी की वहाँ पे एक लड़ाई हुई, किसके साथ? शाहिबानी खान के साथ हुई थी, और जिसके अंदर शाहिबानी खान ने इसे हरा दिया था बाबर को। और बाबर को फिर समरकंद भी छोड़कर जाना पड़ा था, समरकंद छोड़कर जाना पड़ा था बाबर को। 1504 के अंदर बाबर ने काबुल को कॉन्कर कर लिया था। जब वह समरकंद से फिर इंडिया की तरफ आया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, तो उसे काबुल पड़ा। उसने काबुल के ऊपर कॉन्कर करा, काबुल और कंधार के ऊपर उसने कॉन्कर कर लिया, जो कि अफगानिस्तान में प्रेजेंट है। अब उसके बाद काबुल और कंधार को कॉन्कर करने के बाद बाबर को लगा कि अब मैं एक स्टेबल पोजीशन में आ चुका हूँ। तो अब अपनी स्टेबल पोजीशन आने के बाद उसने खुद को एक टाइटल दिया, पादशाह या फिर बादशाह। ये उसने टाइटल दिया था 1507 के अंदर। जब उसने 1504 के अंदर काबुल और कांधार को कॉन्कर कर लिया था, उसके बाद 1507 में उसने टाइटल ले लिया था किसका? बादशाह या फिर पादशाह का। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो काबुल के अंदर भी भुखमरी वगैरह, फेमाइन वगैरह आ जाने की वजह से इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, जिस वजह से उसे अपना काबुल और कांधार भी छोड़कर जाना पड़ा था। उसके बाद उसने अपना रुख भारत की तरफ मोड़ लिया था। और फर्स्ट अटैक इन इंडिया उसने कब करा था? 1519 के अंदर, बाजौर के अंदर करा था। कहाँ पर? बेरागढ़ के किले पर। उसने ये सब कुछ क्यों करा? उसने सोचा था कि मैं काबुल और कांधार को फिर से जीवित करूंगा, और जितना भी धन लूट लाट के मैं सब कुछ काबुल की इकोनॉमी को फिर से बढ़िया सा करा दूंगा। तो ये सब कुछ उसने सोचा था, तो इसलिए फिर उसने राजपाट वगैरह लूटना शुरू कर दिए थे इंडिया की तरफ आके। अब 1519 के अंदर उसने बाजौर के ऊपर हमला करा था ऑन बे ऑन ऑन बेरागढ़ फोर्ट।
बेरागढ़ के किले के ऊपर उसने हमला करा था। और कहा जाता है कि बाबर ने इस हमले के अंदर कैनन्स और एक्सप्लोजिव्स का भी इस्तेमाल किया था। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखा है, किसने, बाबर ने, जिसके अंदर उसने बोला है कि उसने तोपों और गोला बारूद का भी इस्तेमाल करा था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि तोप और गोला बारूद लेकर आने वाला इंडिया में कौन था, बाबर ही था। और इन 1520 एंड 21 यानी 1520 और 21 के अंदर बाबर डिड अनदर 3 अटैक्स इन सिंध एंड कश्मीर। नॉर्थ इंडिया के अंदर ही सिंध और कश्मीर के अंदर उसने 3 अटैक करे। ये 3 अटैक हो गए और एक इसने पहले करे, टोटल 4 अटैक्स हो गए थे। अब पंजाब के अंदर दौलत खान लोधी, जो पंजाब का जो सूबेदार था उस वक्त वो था दौलत खान लोधी, और जो दिल्ली का सूबेदार था वो था आलम खान लोधी। तो ये दोनों लोधी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और ये दोनों चाचा थे, अंकल थे। और सिकंदर लोधी के डायनेस्टी से ये लोग बिलोंग करते थे और ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे सिकंदर लोधी के राजपाट से। तो फिर क्या होता है कि दौलत खान लोधी जो कि पंजाब के सूबेदार थे और आलम खान लोधी जो दिल्ली के सूबेदार थे, वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि बाबर तो आ ही रहा है यहाँ पर लूटपाट मचाने, तो फिर क्यों ना बाबर को इनवाइट किया जाए और सिकंदर लोधी के ऊपर हमला करवा दिया जाए। तो दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर टू अटैक इब्राहिम लोधी। वो सिकंदर लोधी की बात कर रहा था मैं, इब्राहिम लोधी, सॉरी, सिकंदर लोधी के बाद जो शासक बना था इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक कराने के लिए किसने बुलाया था, दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था। देखिए मैं आपको ले चलता हूँ लोधी डायनेस्टी के पास। देखिए सिकंदर लोधी के बाद जो राजा बना था वो बना था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के ऊपर हमला कराने के लिए किसने बुलाया था बाबर को, दौलत खान लोधी ने बुलाया था। अब दौलत खान लोधी ने और आलम खान लोधी ने बुलाया था। ये कौन थे, इब्राहिम लोधी के ही ये चाचा थे, अंकल थे। तो क्या होता है कि जब ये बात पता चलती है मेवाड़ के राजा जिसका नाम था राणा सांगा को, जब ये बात राणा सांगा को पता चलती है कि इब्राहिम लोधी को मारने के लिए या फिर उसका राजपाट सब कुछ ख़त्म करने के लिए किसे बुलाया है, दौलत खान लोधी ने और आलम खान लोधी ने बुलाया है बाबर को। तो जब बाबर को इतने सारे इनविटेशंस आने लगते हैं इब्राहिम लोधी पर हमला करने के लिए, तो फिर वह इब्राहिम लोधी पर हमला करता है 1526 के अंदर। और राणा सांगा कहता है कि राणा सांगा उसकी मदद करेगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही, क्योंकि इस वक्त इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था, देखो राणा सांगा इस वक्त सोच रहा था कि ओवरऑल जो बाबर है उसे तो सिर्फ लूटपाट से मतलब है, तो फिर वो लोधी डायनेस्टी के ऊपर हमला करेगा और या फिर इब्राहिम लोधी के ऊपर हमला करेगा और जितना भी उसका राजकोष होगा, जितना भी उसके द्वारा एकत्रित धन होगा, वो सब कुछ लेके चला जाएगा। कौन, बाबर। और यही बात सोच रहे थे और वो सोच रहा था कि जब वो धन लेके चला जाएगा फिर हम हथिया लेंगे इसके राजपाट को, इब्राहिम लोधी के राजपाट को, फिर हम लोग दिल्ली पे वो करेंगे हुकूमत। तो क्या होता है कि यही बात सोच रहे होते हैं दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी, जब यही दोनों ये सब कुछ सोच रहे होते हैं। पर जब 1526 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, तो उसके अंदर ये मेवाड़ का राजा नहीं आता, राणा सांगा नहीं आता है। और 1526 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसके अंदर बाबर की लड़ाई होती है किससे, इब्राहिम लोधी से। और इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो इब्राहिम लोधी की जो सेना थी वो 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों की थी, बल्कि जो बाबर की सेना थी वो मात्र 12 से 15 हज़ार सैनिकों की थी। लेकिन बाबर के पास तोप और एक्सप्लोजिव्स, तोप और गोला बारूद वगैरह थे। और काफ़ी मशक्क़त के बाद कहा जाता है कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और उसे मार दिया। बाबर डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोधी बाय द हेल्प ऑफ तुलगामा टेक्निक। देखिए इसने बेसिकली टेक्निक्स लगाई थी, यानी जैसे तुलगामा टेक्निक उसने यूज़ करी थी अपनी लड़ाई के दौरान, और इस टेक्निक से उसने हरा दिया था किसे, इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। और उसने कैनन्स वगैरह, जो क्योंकि कैनन्स वगैरह का भी उसने यूज़ करा था,
तो उन कैनन्स को सजाने की, उन कैनन्स को किस हिसाब से लगाना है बैटल फील्ड के अंदर, तो वो सब कुछ किससे, कौन सी आर्ट से लगाई थी? उस्मानी आर्ट से लगाई थी। और देखिए जो ये लड़ाई संभव हो पाई और ये लड़ाई जीत पाए वो लोग, ये जीत संभव हो पाई वो किसके दौरान हो पाई? देखिए पहले तो बाबर एक काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया कमांडर था, उसकी सूझबूझ काफ़ी इंटेलेक्चुअल माइंडसेट था उसका, और वो काफ़ी ही ज़्यादा कुशल शासक था। उसने अच्छे तरीके से हैंडल किया था, कमांडर काफ़ी अच्छा था, उसने अपनी सेना को बहुत अच्छे तरीके से कमांड किया था। और फिर उसके बाद दूसरा, उसके पास तोपची थे, मतलब तोप तो काफ़ी, एक तो उसके पास एडवांस वेपन्स थे, और फिर उसके पास दो तोपची थे जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। इन लोगों ने कैनन्स वगैरह के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और उसके यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी आर्मी वगैरह की। फिर उसके बाद इसने क्या करा, इसने पानीपत के अंदर काबुली बाग खोला और काबुली मस्जिद खोली। और इसके बाद क्या हुआ, जब इसने जीत लिया था किसको, इब्राहिम खान के राजपाट को जब जीत लिया था, तो फिर बाबर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और वह वापस अपना सारा राजपाट छोड़ के अपने पुत्र हुमायूं को उसने आगरा बिठा दिया। उसने जो उन्होंने दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे, उन्होंने जो अपनी कैपिटल रखी थी वो आगरा रखी थी। तो यही इनकी पहली कैपिटल बनी है, किसकी? मुग़ल डायनेस्टी की पहली कैपिटल बनी आगरा। तो इसने हुमायूं को, बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को आगरा भेजा, और बाबर कहाँ चला गया? काबुल और कांधार, जहाँ से वो आया था। बाबर ने वहाँ जाके सिल्वर कॉइन्स को इश्यू किया इन काबुल एंड कांधार। इन काबुल ही इशूड शाहरुख कॉइन्स, वेयर एज इन अफगानिस्तान ही इशूड बाबरी कॉइन्स। उसने काबुल के अंदर शाहरुख कॉइन्स का इशू कराया और अफगानिस्तान के अंदर बाबरी कॉइन्स को इशू कराया। एंड ही गिफ्टेड अ सिल्वर कॉइन टू एवरी सिटीजन ऑफ काबुल गेव। उसने हर एक व्यक्ति को सिल्वर की कॉइन्स दिए, काबुल के हर सिटीज़न को सिल्वर के कॉइन्स दिए। इसी बात से खुश होकर काबुल के सिटीजन्स ने उसे टाइटल दिया था किसका? कलंदर का। इसी बात से खुश होकर उन्होंने उसे टाइटल दिया था कलंदर का। और 1527 में जब वह काबुल से वापस आया आगरा, तब उसने, जब उसे पता था, क्योंकि मेवाड़ का जो राजा था राणा सांगा, उसने मदद नहीं करी थी, तो उसने सबसे पहले हमला करा, बाबर ने राणा सांगा के ऊपर हमला करा। वहाँ पे हुई बैटल ऑफ खानवा की जो युद्ध हुआ, जिसके अंदर बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ। और राणा सांगा के साथ दो लोग और मिले हुए थे, जिसका नाम था मेदिनी राय और महमूद लोदी। ये इब्राहिम लोदी का कजिन था। कौन? महमूद लोदी और मेदिनी लोदी भी इसी के साथ से राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे। और ये मेदिनी राय जो था वो मालवा का रूलर था, और ये मारवा का रूलर था। मारवा और ये मालवा का रूलर। और इसी लड़ाई के दौरान जो बाबर था, उसने जिहाद का नारा दिया था। उसने ये कहा था अपने सैनिकों से कि ये सिर्फ राजवंश की लड़ाई नहीं है, यह धर्म की लड़ाई है, और अगर आप सब लोग यहाँ पे हारते हैं तो हम लोग अपनी धर्म स्थापना कभी नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त इसने अपनी सेना के अंदर जोश भरते हुए जिहाद का नारा दिया था। किसने? बाबर ने। और बाबर टुक द टाइटल ऑफ गाजी। बाबर ने गाजी का टाइटल लिया था। और 1527 से 28 के बीच में बाबरी मस्जिद की स्थापना करी गई थी अयोध्या में। किसके द्वारा? मीर बाकी के द्वारा। ये कौन था? ये सेनापति था किसका? बाबर का। अब 1528 के अंदर बैटल ऑफ चंदेरी का युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ? बाबर के साथ हुआ और मेदिनी राय के साथ हुआ था। उसने हरा दिया था, मारा नहीं था हालांकि। तो ये बाबर का मेदिनी राय के साथ युद्ध हुआ था, जो कि मालवा का रूलर था। अब इसमें जाके बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया था, और सिर्फ हराया नहीं था, उसे मार भी दिया था। और काफ़ी ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से उसके सेना में जितने भी लोग थे उन सबकी गर्दनें कटाकर, उनका सर कटवाकर एक मीनार बनवाया था, एक महल बनवाया था। किसने? बाबर ने। और बाबर ने ही अपने सेनापतियों से कहा था कि मेदिनी राय के महल में जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सबको अपने हरम में हरम में पहुंचा दिया जाए। हरम मतलब एक जगह जहाँ पर सिर्फ नारियां रहा करती थी। मतलब उसने कहा कि इन सबको अपने अधीन कर लेंगे। किसने? बाबर ने
सभी नारियों को अपने हरम में पहुंचाने का आदेश दिया था। लेकिन इसी वक्त ही बाबर ने जौहर देखा। जौहर के अर्थात कि सभी नारियों ने एक साथ आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। 1529 के अंदर बैटल ऑफ घाघरा हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ, जिसके बीच किस के बीच में हुआ था? बाबर और अफगान्स के अंदर। अफगान्स के साथ कौन मिला हुआ था? महमूद लोधी। महमूद लोधी महमूद लोधी आपको देखने को मिलेगा आगे भी कि ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बन रहा था किसके लिए? बाबर के लिए। और ये हर देखिए इसमें भी महमूद लोधी ने राणा सांगा का हाथ, क्योंकि इब्राहिम लोधी को मार दिया था बाबर ने इसलिए, और इब्राहिम लोधी का ही वंशज है क्योंकि लोधी डायनेस्टी से ही था ये, तो उसने राणा सांगा की पहले से मदद करी। ठीक है। और फिर उसके बाद इसने अफगान्स को इकट्ठा करा था किसके अगेंस्ट? बाबर के अगेंस्ट, इसके ऊपर हमला करने के लिए। इन दिस बैटल बाबर डिफीट अफगान, और इस बैटल के अंदर अफगान को हरा दिया गया था बाबर के द्वारा। इन 1530 बाबर डाइड इन आगरा, और कहा जाता है कि जब ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ घाघर का युद्ध जब हुआ था, तो अफगान्स और बाबर के बीच में इतना घमासान युद्ध हुआ था कि बाबर को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आ गई थी। और जब इतनी चोट आने के बाद 1500 हालांकि उसने हरा तो दिया था अफगान को, लेकिन वह अपनी चोटों से उभर नहीं पाया, और 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो जाती है आगरा के अंदर। तो उसके बाद बाबर की जो वैसे तो इच्छा थी कि वह जहाँ से आया था, यानी काबुल और कांधार से आया था, तो उसके जो टूम या फिर उसका ग्रेवयार्ड जो है वो वहीं पे बनाई जाए, उसकी जो समाधि है वहीं बनाई जाए। लेकिन इनिशियली क्योंकि वो दूर था आगरा से, तो फिर उसे आराम बाग के अंदर से दफना दिया गया था बाबर को, आगरा के अंदर इनिशियली। फिर उसका जो टॉम था बाद में काबुल तक पहुँचा दिया गया था, काबुल के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। ही रोट इज ऑटोबायोग्राफी तुजुक बाबरी, मैंने आपको पहले बताया था, जिसके अंदर उसने लिखा था कि उसने कैनन्स और गोला बारूद की से हमला किया था। तो उसने अपनी इसी ऑटोबायोग्राफी के अंदर करा था, जिसका नाम था तुजुक बाबरी, जो कि टर्क लैंग्वेज के अंदर लिखी थी, टर्किश लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। फिर ये तुजुक बाबरी, जिसका नाम बाबरनामा भी था, इसे पर्शियन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करवा दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के शासनकाल के अंदर इसे कन्वर्ट करवा दिया गया था। अब्दुल रहीम खाना ने इसे पर्शियन यानी फारसी भाषा के अंदर अकबर के शासनकाल के अंदर परिवर्तित कर दिया था। अब उसके बाद हुमायूं का शासनकाल आता है। देखिए बाबर के टोटल 4 पुत्र थे, उनमें से हुमायूं सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी पुत्र था और सबसे ज़्यादा बड़ा पुत्र था। देखिए जो हुमायूं का शासनकाल है वो 1530 से लेकर 1540 तक रहा पहले, और फिर 1595 से लेके 1556 तक रहा। तो देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है हुमायूं के इसके अंदर, तो हम लोग इसी के आगे शासनकाल में हम लोग पता लगाएंगे कि कैसा रहा, ये इतना डायसेक्टेड फॉर्म में क्यों रखा हुआ है हुमायूं का वो। तो देखिए बेसिकली हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो 1508 के अंदर काबुल के अंदर हुआ था। आपको पता है काबुल और कांधार का ही राजा था अपना बाबर, तो इसका जन्म जो हुमायूं का हुआ था वो काबुल के अंदर हुआ था 1508 के अंदर। और जब बाबर की मृत्यु के बाद बाबर के 4 पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे, उसमें से सबसे बड़ा हुमायूं से छोटा कामरान, फिर अस्कारी, फिर हिंदाल। तो ये 4 पुत्र थे, ये चारों भाई थे आपस में। अब जब बाबर की मृत्यु हुई तो फिर बाबर ने घोषित कर दिया कि हुमायूं उसका उत्तराधिकारी बनेगा, और बाबर ने कहा हुमायूं से कि आप सभी भाई राजपाट के लिए बिल्कुल मत झगड़ना, और आपस से ईमानदारी से सब लोग बराबर बराबर हिस्से में बांट लेना। और इतिहासकारों के अनुसार, और क्योंकि हुमायूं काफ़ी ज़्यादा एक नेकदिल इंसान था, काफ़ी ईमानदार और काफ़ी आज्ञाकारी पुत्र था, इसलिए उसने अपने पिता के पूरे साम्राज्य को बराबर भाग्य में बांट दिया था। और सबसे बुरी किस्मत कही जाती है हुमायूं की हिस्ट्री के अंदर। तो जब इसने बांट दिया तो इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि जो हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी यही थी कि उसने ये सब अपना राजपाट बांट दिया। और जो इतिहासकारों का ये मानना है कि अगर इस वक्त हुमायूं अपने सभी भाइयों की मृत्यु करवा देता और पूरा राजपाट को बांटता नहीं या फिर डिफ्रेंशिएट नहीं करता, तो फिर वह एक बहुत ही बड़ा शासक बन सकता था। और ऐसा कहा जाता है कि जब इसने ये सब कुछ बांट दिया तो इसके जो तीनों भाई थे, कामरान, अस्कारी और हिंदाल, इन सभी ने इसके अगेंस्ट, हुमायूं के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रचना स्टार्ट कर दिया था, और काफ़ी बार इसके अगेंस्ट रिवोल्ट भी करा था। लेकिन बड़ा भाई होने के नाते वह हर बार इन्हें माफ़ कर देता था, दबा देता था और माफ़ कर देता था, और इन्हें कभी
मारने की नहीं सोची थी फिलहाल हुमायूं ने, कभी करा नहीं। और उसी वक्त बंगाल का जो राजा था वो कौन था? महमूद लोदी। महमूद लोदी कौन? वही इब्राहिम लोदी की डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला, उसी का कज़िन। अब जो बिहार का जो राजा था वो था शेर खान या फरीद, और गुजरात का जो राजा था वो था बहादुर शाह। तो ये देखिए, पहले तो अपने घर के भेदी हैं यहाँ पे, मतलब हुमायूं के घर के भेदी हैं, जो कि थे कामरान, अस्कारी और हिंदाल। और फिर साथ में और कौन थे? बंगाल का महमूद लोदी, बिहार का शेर खान और गुजरात का बहादुर शाह। ये सब भी हुमायूं के ऊपर अटैक करने की सोचते रहते थे। तो क्या हुआ कि फर्स्ट अटैक, अब हुमायूं को भी पता था, वो नेक दिल था पर बुद्धिमान भी था। अब उसके बाद हुमायूं को पता था कि भाई अगर हिसाब से शासन करना है तो पहले रास्ते के कांटों को हटाना पड़ेगा। तो उसने सबसे पहले 1531 के अंदर कालिंजर फोर्ट के ऊपर हमला करा था, और जिसका राजा था प्रताप रुद्र देव, जिसका एक राजा था प्रताप रुद्र देव। तो इसमें क्या हुआ कि उसने हमला तो करा प्रताप रुद्रदेव के ऊपर, पर वह हमला सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और जब यह बात पता चली किसे? महमूद लोदी, बंगाल के राजा को, महमूद लोदी को, तो उसने बैटल ऑफ दोहारिया एक बैटल ऑफ दोहारिया हुआ, किसके बीच में? महमूद लोदी के बीच में और हुमायूं के बीच में। और इसके अंदर महमूद लोदी को हरा दिया गया और मार दिया गया, किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। अब देखिए, जब ये बंगाल का जो राजा था महमूद लोदी, उसे मार दिया गया किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। तो बिहार था शेर खान के अंडर। तो इस बिहार के बाद बंगाल का भी शासन कौन करने लगा? शेर खान। तो शेर खान और ज़्यादा पोटेंट हो गया था, उसके पास और ही ज़्यादा शक्तियाँ आ गई थी, उसका राजपाट पड़ गया था। अब 1532 के अंदर हुमायूं अटैक्ड चुनारगढ़। अब देखिए, जो ये शेर खान था, ये हमेशा कॉन्स्पिरेसी रचता रहता था, किसके लिए? हुमायूं के लिए, और हुमायूं के अगेंस्ट। मतलब हुमायूं को उसने सोच रखा था कि मैं मुगल हैं, इन्हें तो भारत से बाहर निकाल कर ही रहूँगा। तो ये हमेशा कॉन्स्पिरेसी रचता था। तो ये बात हुमायूं को हमेशा से ही पता थी, अनबन रहा करती थी। तो हुमायूं ने सोचा अब शेर खान को हटाया जाए रास्ते से। तो उसने पहली बार, हुमायूं ने 1532 के अंदर चूनागढ़ में रहता था। कौन? शेर खान रहा करता था चुनारगढ़ के अंदर। तो चुनारगढ़ के अंदर उसने हमला करा, किसने? हुमायूं ने, 1532 में। और जब उसने हमला करा तो ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं 6 महीने तक न चुनारगढ़ में प्रवेश कर पाया। एक महल था चुनारगढ़, ठीक है, वहाँ पे न प्रवेश कर पाया और ना ही अंदर से शेर खान बाहर आया। पर 6 महीने के बाद जब राशन ख़त्म होने लगा, अंदर की सारी ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म होने लगी थी, तो शेर खान ने एक झूठी संधि करते हुए एक राजदूत को बाहर भेजा और हुमायूं के साथ संधि कर ली थी। और फिर क्या हुआ? तो उसके बाद वह चला गया, हुमायूं चला गया। और फिर इसी काल के अंदर किसने हमला कर दिया था? गुजरात का राजा बहादुर शाह ने हमला कर दिया था। बहादुर शाह ने इसके ऊपर हमला कर दिया। तो हुमायूं को 1535 से 1536 के बीच में किसने हमला कर दिया? हुमायूं के ऊपर बहादुर शाह ने हमला कर दिया था, और जिसके अंदर बहादुर शाह को हरा दिया गया था, किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा हरा दिया गया था। और 1538 के अंदर सेकेंड अटैक ऑन चूनागढ़, क्योंकि अनबन तब भी, मतलब वह जानता था कि उसे हराना, शेर खान को हराना और रास्ते से हटाना ज़रूरी है। तो हुमायूं ने फिर एक और अटैक करा, सेकंड अटैक ऑन चुनारगढ़ के ऊपर एक और हमला करा। इस बार उसने तोप वगैरह चला के सारे महल की दीवारें वगैरह गिरा के अंदर प्रवेश कर लिया। और वह जब अंदर जाके देखता है तो देखता है कि शेर खान वहाँ से भाग चुका था। अब जब उसका शेर खान का पीछा करते करते वह बंगाल पहुँच गया, और बंगाल पहुँचने के बाद गौर नाम की जगह पर वह पहुंचा। और उस गौर नाम की जगह को उसने क्या कहा? उस गौर नाम की जगह पर उसने काफ़ी सारी लाशें पड़ी हुई देखी और उसने उसका क्या नाम दे दिया? उस जगह को जन्नताबाद कहा था। और वापस लौटते हुए उसकी थकी हारी हुई सेना के साथ जब वह वापस लौट रहा था, तो शेर खान ने उसे रास्ते में ही चौसा नाम की जगह, जो कि बिहार में पड़ती है, वहाँ पे एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ चौसा, यानी चौसा का युद्ध। किसके बीच में? हुमायूं के बीच में और शेर खान के बीच में। और इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को हराया, और यहाँ पे वह उसे मारने ही वाला था। किसे? हुमायूं को मारने ही वाला था। तो उसी वक्त हुमायूं अपने घोड़े के साथ एक नदी में कूद गया, और जब वह डूब रहा था तो उसे एक व्यक्ति ने बचाया, नाविक ने बचाया, जिसका नाम था निज़ाम। और निज़ाम ने उसे जब बचाया तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गया,
और हुमायूं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और निज़ाम को आदर के तौर पर, आदर सत्कार और सम्मान के तौर पर उसने निज़ाम को एक दिन का राजा घोषित, एक दिन का बादशाह घोषित किया। किसने? हुमायूं ने। और इसी के शासन काल में लेदर कॉइन्स, चमड़े के सिक्के चलाए गए थे निज़ाम के द्वारा। ठीक है। अब 1540 के अंदर शेर खान ने तो सोच ही रखा था भाई मैं मुगल्स को निकाल के ही रखूँगा यहाँ भारत से, तो उसने 1529 के अंदर हुआ था बैटल ऑफ चौसा। अब 1540 के अंदर हुआ बैटल ऑफ बिलग्राम, यह कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया था और उसने सूर्य वंश का स्थापना कर दी थी। अब जब हुमायूं यहाँ पर हार गया और सूर्य वंश की स्थापना हो गई थी, हम लोग पढ़ेंगे सूर्य डायनेस्टी को भी आगे, तो इसकी स्थापना होने के बाद 1541 के अंदर वहाँ से हुमायूं बच निकला और हुमायूं ने जाके शादी करी किसके साथ? हमीदा बानो बेगम के साथ शादी करी थी 1541 के अंदर। ठीक है। अब 1541 के अंदर ही वेंट टू किंग वीरसाल के पास ये गए थे, जो कि अमरकोट के राजा थे। वीरसाल अमरकोट के राजा थे और हुमायूं के एक काफ़ी घनिष्ठ मित्र भी थे, जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है अमरकोट, वहाँ के राजा थे वीरसाल। उसके पास मदद के लिए पहुँचे हुमायूं और 1500, इसे आप ध्यान रखिएगा, इस अमरकोट को और राजस्थान को, वीरसाल राजा को 15 अक्टूबर 1542 के अंदर अकबर का जन्म हुआ था। अकबर वॉज बॉर्न, और यहीं पर, कहाँ पर? अमरकोट के अंदर ही अकबर का जन्म हुआ था, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है लर्न करना। और जो अकबर का जो चाइल्डहुड नेम था वो क्या था? बदरुद्दीन। और किसकी कोख से हुआ था अकबर का जन्म? हमीदा बानो बेगम से हुआ था, जिससे शादी हुई थी 1541 के अंदर, किसकी? हुमायूं की। और आफ्टर द हुमायूं वेंट टू गुरु अंगद, उसके बाद क्या हुआ कि जब इनका पुत्र पैदा हो गया, उसके बाद वो हुमायूं कहाँ पे गए? गुरु अंगद देव के पास गए थे उनका आशीर्वाद लेने, जो कि सेकंड गुरु हैं सिख के जो द्वितीय गुरु हैं, गुरु अंगद देव के पास वह आशीर्वाद लेने गए थे। और उन्होंने, किसने? हुमायूं ने डिसाइड करा था कि अब तक उसने जितनी भी गलतियां करी हैं वह उन सभी गलतियों को सुधारेगा। अब 1545 के अंदर हुमायूं कॉन्कर्ड काबुल और कांधार। अब हुमायूं ने काबुल और कांधार को कॉन्कर कर लिया था। ठीक। अब उसके बाद वहाँ पे जो काबुल और कांधार को जब उसने कॉन्कर कर लिया था, तो उसका जो चीफ वहाँ पे उसने बनाया, किसे? बैरम खान को अपना चीफ बनाया। ये बैरम खान आगे जाके किसका? अकबर का गार्जियन बनेगा, इसका सपोर्टर बनेगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि 1554 के अंदर उसने पेशवा को कॉन्कर करा। किसने? हुमायूं ने। 1555 के अंदर लाहौर को कॉन्कर करा। 1555 के अंदर बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा के अंदर हुमायूं का युद्ध हुआ किसके साथ? पंजाब के दो राजाओं के साथ, जिसका नाम था नासिर खान और तातार खान के साथ युद्ध हुआ मच्छीवाड़ा, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, जिसके अंदर हुमायूं ने नासिर खान और तातार खान को हरा दिया था। और फिर उसके बाद बैटल ऑफ सरहिंद, एक बैटल ऑफ सरहिंद हुआ किसके बीच में? क्योंकि इस बार देखिए हुमायूं बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं था, उसने सोचा था अब मैं काफ़ी मतलब जमा के पैर रखूँगा। अब उसने पहले देखिए काबुल कांधार पर वो करा 1545 के अंदर। ठीक है। अब उसने जब उसके ऊपर करा 1545 के अंदर काबुल कांधार के ऊपर राज, फिर उसने 55 के अंदर स्टेबल होके प्रॉपर, मतलब उसने अपने सेना वगैरह को अच्छी खासी सेना तैयार करने के बाद उसने धीरे धीरे सारी चीज़ें कॉन्कर करना स्टार्ट करी थी। और उसने बैटल ऑफ सरहिंद के अंदर हुमायूं और सिकंदर सूरी के, मतलब क्योंकि देखिए जो सूरी डायनेस्टी स्थापित हो गई थी यहाँ पे, सूरी डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी किसने? शेर खान ने कर दी थी। ठीक है। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एंड फाउंडेड सूरी डायनेस्टी। शेर खान ने सूरी डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। तो उस वक्त यानी 1555 में जो राजा था उस वक्त वो सिकंदर सूरी था, सिकंदर सूरी। तो बैटल ऑफ सरहिंद के अंदर हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हरा दिया। इन दिस बैटल हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी एंड फाउंडेड मुगल डायनेस्टी अगेन। यहाँ पे उसने किसने? हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराकर 1555 के अंदर बैटल ऑफ सरहिंद के अंदर उसने सिकंदर सूरी को हराकर फिर से मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। और अब ये देखिए दिल्ली के अंदर एक जगह है दीन पनाह, जो एक जगह है दिल्ली के अंदर, एक सिटी फाउंड करी गई थी किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। और उसी सिटी के अंदर जब उसी सिटी के अंदर शेर खान के द्वारा एक लाइब्रेरी
का नाम रखा गया था, खोली गई थी, जिसका नाम रखा गया था शेर मंडल। शेर मंडल नाम रख दिया गया था। तो जो फिर क्या होता है कि हुमायूं एक दिन 1556 के अंदर हुमायूं अपनी लाइब्रेरी में किताबें वगैरह पढ़ रहे थे, और वहाँ से जब उतरते हुए, लाइब्रेरी से उतरते हुए सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है हुमायूं को, और हुमायूं गिर जाता है। हुमायूं डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। जो हुमायूं का टॉम्ब जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। जो किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनाया था। और जो हुमायूं था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा अनुयायी था किसका? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का। तो वह चाहता था जहाँ उसके गुरु की, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की का टोम्ब है, वहीं पर उसका टोम्ब बनाया जाए, वहीं पे उसे गाड़ा जाए, वहीं पे उसकी कब्र बनाई जाए। तो इसलिए हाजी बेगम ने दिल्ली के अंदर ही हुमायूं की कब्र बनवाई थी, हाजी बेगम ने, जो कि इन्हीं की पत्नी थी, हुमायूं की ही एक पत्नी थी। जो बायोग्राफी ऑफ हुमायूं है, हुमायूं की जो जीवनी है वो किस नाम से है? हुमायूं नामा। जो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। जो किसकी बहन है? हुमायूं की ही अपनी बहन ने, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी, जो कि जीवनी है किसकी? हुमायूं की। फिर उसके बाद अपने लोग थोड़ी देर के लिए मुग़ल डायनेस्टी को पॉज करते हैं और सूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, जो 15 साल का जो ये स्ट्रगल फेस रहा था किसका? हुमायूं का। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आफ्टर लोधी डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी इज़ कंसिडर्ड एज द सेकेंड अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। देखिए, हमने लोधी डायनेस्टी के अंदर पढ़ा था कि जो बहलोल था वो एक अफगानी रूलर था, तो वो एक पहली अफगानी हो गई, ठीक है। जो सूरी डायनेस्टी उसने लोधी डायनेस्टी की स्थापना करी थी बहलोल ने। तो अब यहाँ पे जो सूरी डायनेस्टी को है उसे सेकेंड अफगानी डायनेस्टी कंसिडर करा जाता है इंडिया का। द फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी वॉज शेर शाह सूरी। जो शेर शाह सूरी को फाउंडर कहा जाता है सूरी डायनेस्टी का। और शेर शाह सूरी का जो शासनकाल रहा था वो 1540 से 1545 तक रहा था। और शेर शाह सूरी वॉज बॉर्न इन 1472 या फिर 1486। ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है इन सब के बीच में, तो जो NCERT में लिखा हुआ वही याद कर लेना। इन होशियारपुर पंजाब के अंदर, होशियारपुर पंजाब के अंदर शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज फरीद। इस शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद। हिज फादर हसन खान वॉज अ लैंडलॉर्ड ऑफ जौनापुर। जो हसन खान थे, इसके फादर किसके? शेरशाह सूरी के जो पिताजी थे हसन खान, वो किसके लैंडलॉर्ड थे? जौनापुर के लैंडलॉर्ड थे। ये वही जौनापुर है जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी अपने भाई के नाम, जौना के नाम पर। तो उसके ऊपर जौनापुर की स्थापना करी थी। उसी के लैंडलॉर्ड थे कौन? हसन खान, जो कि किसके फादर थे? फरीद के फादर थे, या फिर शेर शाह सूरी के फादर थे। फरीद गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम जौनापुर, यानी शेर शाह सूरी गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम जौनापुर। और आफ्टर कंप्लीटिंग हिज प्राइमरी एजुकेशन फरीद बिकेम द बॉडीगार्ड ऑफ बहार खान लोधी, जो कि उस वक्त बिहार का शासक था या बिहार का रूलर था, उसके बॉडीगार्ड बन गए थे कौन? फरीद। या फिर शेर शाह सूरी जो बॉडीगार्ड बन गए थे बिहार के रूलर के, जिसका नाम था बहार खान लोधी। बहार खान लोहानी, लोधी नहीं, बहार खान लोहानी गेव हिम द टाइटल ऑफ शेर खान। तो इसके पीछे एक कहानी है कि जब बहार खान लोधी के वह बॉडीगार्ड थे, तो ऐसे ही तो उनके साथ हमेशा रहा करते थे। कौन? जो फरीद ही बोल दे रहा हूँ, फिर चले शेर शाह सूरी ही बोल दे रहा हूँ। जो शेर शाह सूरी थे, तो वो बॉडीगार्ड बन गए थे किसके? बहार खान लोहानी के। तो जब बॉडीगार्ड थे तो उनके साथ रहना पड़ता था हमेशा। तो एक बार जब बहार खान लोहानी जब जंगल में गए थे शिकार करने के लिए, तो अचानक झाड़ियों में से एक शेर निकल के आ जाता है, और क्योंकि वो बॉडीगार्ड थे तो फिर बॉडीगार्ड एकदम बीच में आ जाता है राजा को बचाने के लिए, और एक ही तलवार में उसने शेर को मार दिया था। किसने? फरीद ने या फिर शेर शाह सूरी ने। तो इसीलिए बहार खान लोधी ने उससे खुश होकर उन्होंने इन्हें टाइटल दिया था शेर खान का,
ठीक है, शेर शाह सूरी को या फिर फरीद को शेर खान का टाइटल मिला था। शेर शाह सूरी इज़ फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन हिस्ट्री। शेर शाह सूरी को, अब देखिए, शेर शाह सूरी उसके बाद जब बहार खान लोधी जब मर जाता है, उसके बाद शासन कौन करने लगते हैं, अपना यही फरीद करने लगता है या फिर शेर खान करने लगते हैं शासन। उससे पहले क्या होता है कि ऐसा था कि जो अपने ये शेर खान थे, ये मुग़ल की तरफ से भी लड़े थे, ये मुग़ल डायनेस्टी की तरफ से भी लड़ चुके हैं पहले। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मेदिनी का युद्ध हो रहा था, जब मेदिनी के अगेंस्ट युद्ध हो रहा था, यानी मेदिनी राय और बाबर के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तो बैटल ऑफ चंदेरी, तब ये किसके साथ थे, तब ये बाबर के साथ लड़े थे। पर उसके बाद जब मेदिनी का युद्ध हो रहा था, तब वह बाबर के साथ लड़े थे, बाबर की तरफ से लड़े थे। पर उसके बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया था और उन्होंने सोच लिया था कि मैं मुगल्स को यहाँ से निकाल कर ही रहूँगा। अब फिर और उसके बाद वो राजा बन गए थे, कहाँ के, बहार खान लोहानी को की जब मृत्यु होगी तो उसके बाद शेर खान राजा बन गए थे। और शेर शाह सूरी, शेर खान यानी वही शेर शाह सूरी और क्या कहते हैं फरीद, एक ही नाम है। इस फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन हिस्ट्री। ही बिल्ट 4 रोड्स ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड। उन्होंने अपने शासनकाल के अंदर 4 रोड बनवाई थी। पहली रोड शेर शाह सूरी मार्ग, शेर शाह सूरी मार्ग, जो कहाँ से कहाँ थी, सोनार गांव बंगाल से लेके पेशावर तक थी। और अब इसी रोड को क्या कहा जाता है, जीटी रोड कहा जाता है। इसका नाम शेर शाह सूरी मार्ग से बदल के जीटी रोड किसके द्वारा करा गया था, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा बदल दिया गया था। और ये रोड अब कहाँ से कहाँ तक है, अमृतसर से लेके कोलकाता तक है। ठीक है, अब 1700 और इसी रोड के ऊपर 1700 सराय बनाए गए थे। सराय मतलब जहाँ पर ट्रेवलर्स वगैरह रुक के आराम कर सकते थे। और कोश मीनार बनाई गई थी या फिर माइलस्टोन बनाई गई थी। इसका मतलब जो माइलस्टोन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसके द्वारा दिया गया था या किसके टाइम पर आया था, शेर शाह सूरी के टाइम पर आया था। और आगरा से लेके एक बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है वहाँ तक एक रोड थी। आगरा से लेके चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान के अंदर है वहाँ तक एक रोड थी। और लाहौर से लेके मुल्तान तक एक रोड है। मुल्तान कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर, और लाहौर भी पाकिस्तान के अंदर एक रोड है। ये भी किसके द्वारा बनवाई गई थी, शेर शाह सूरी के द्वारा ही बनवाई गई थी। शेर शाह सूरी चेंज द नेम ऑफ कन्नौज इनटू शेरसूर नगर। इन्होंने कन्नौज का नाम बदल के शेरसूर नगर रख दिया था। एंड ही ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ पाटलिपुत्र टू पटना। और इन्होंने ही, शेर शाह सूरी द्वारा ही पाटलिपुत्र का नाम पटना रख दिया गया था, जो प्रेजेंट टाइम में बिहार की कैपिटल है। और शेर शाह सूरी बिल्ट 2 फोर्ट्स इन हिज रूलिंग पीरियड। उन्होंने अपने शासनकाल के अंदर 2 किलों का भी निर्माण कराया था। पहले किले का नाम था रोहतासगढ़ फोर्ट जो कि बिहार में है। और दूसरे किले का नाम था ओल्ड फोर्ट या पुराना किला जो दिल्ली में है। ही स्टार्टेड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। उन्होंने सिल्वर और कॉपर कॉइन्स को भी इशू कराया था, प्रचलित कराए थे। किसने, शेर शाह सूरी ने। और सिल्वर को क्या कहा था उन्होंने, रुपया, और कॉपर कॉइन्स को उन्होंने दाम नाम दिया था। तो ये रुपया है वो इंडियन करेंसी में आज की इंडियन करेंसी भी है। ठीक है। एंड ही ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड हुलिया दाग सिस्टम। इन्होंने हुलिया दाग सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट करा था। ये वही हुलिया दाग सिस्टम है जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट कराया गया था, जिसके अंदर प्रत्येक सैनिक को अपना एक हुलिया दिया जाता था और वह उसे अपने साथ हमेशा रखना पड़ता था आइडेंटिटी के तौर पर। और ही ऑल्सो स्टार्टेड पोस्टल सर्विसेज इन हिज रूलिंग पीरियड। और जो शेर शाह सूरी ने पोस्टल सर्विसेज भी स्टार्ट कराई थी अपने शासनकाल के अंदर। और इन 1545 ड्यूरिंग कालिंजर मिशन, एक मिशन था कालिंजर मिशन, उस कालिंजर मिशन या फिर कालिंजर अभियान के दौरान 1545 के अंदर शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। किससे, उक्का नाम के एक वेपन से। मैं बताता हूँ इसके पीछे की स्टोरी कुछ ये है कि कालिंजर मिशन पर वह एक फोर्ट पर हमला कर रहे थे। तो उनके पास अपनी एक तोप थी। किसके पास, शेर शाह सूरी के पास अपनी खुद की एक तोप थी। तो जब उन्होंने उस तोप से हमला किया तो उस तोप में से एक अग्निअस्त्र निकलता था, एक गोला निकलता था, आग का गोला निकलता था, अग्निअस्त्र निकलता था। तो उन्होंने जब उसे चलाया, उसे एक बिल्डिंग के ऊपर दागा, तो वह बिल्डिंग से उस दीवार से टकरा के, उस किले से टकरा के वापस उसी किले पर आ गिरा जिसपे शेर शाह सूरी खड़े हुए थे। और उसके अंदर विस्फोट होने के कारण ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी 1545 के अंदर कालिंजर मिशन या फिर कालिंजर अभियान के दौरान। और जो टोम्ब है किसका, शेर शाह सूरी का, वो कहाँ पर है, वहीं पर बिहार के अंदर ही
सासाराम नाम की जगह है वहाँ पर। ही वो सक्सीडेड बाय 3 रूलर्स। जो शेर शाह सूरी थे वो 3 रूलर्स के द्वारा सक्सीड करे गए थे। पहले कौन थे? इस्लाम शाह सूरी, दूसरे थे आदिल शाह सूरी और तीसरे थे सिकंदर सूरी। और यही सिकंदर सूरी थे जिसे हराया था किसने? हुमायूं ने हराया था बैटल ऑफ सरहिंद के अंदर। जब हम लोगों ने पढ़ी थी, ये देखिए हमने पढ़ा था कि हुमायूं ने 1545 के अंदर काबुल और कांधार को कॉन्कर करा था। उसके बाद उसने स्टेबल होके और एक बिल्कुल शांति से जब फिर स्टेबल होके मतलब उसने अपनी पूरा शक्ति वगैरह बढ़ाकर 1555 के अंदर बैटल ऑफ सरहिंद के अंदर हुमायूं ने जो हुमायूं ने जो सूरी डायनेस्टी चल रही थी उस वक्त पर जो राजा था वो सिकंदर सूरी था। और इसी सिकंदर सूरी को हराया था किसने? हुमायूं ने बैटल ऑफ सरहिंद के अंदर। सरहिंद के युद्ध के अंदर हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हरा के फिर से मुगल डायनेस्टी की स्थापना करी थी। अब देखिए अभी इसका मतलब प्रेजेंट टाइम है, जिस टाइम में हम पढ़ रहे हैं ये इस टाइम के अंदर मुगल डायनेस्टी चल रही है। ठीक, अब इस मुगल डायनेस्टी के अगले पीरियड में, अगले जो वीडियो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में, क्योंकि ये तो सिर्फ 15 साल का वो स्ट्रगलिंग फेज था जो हम लोगों ने पढ़ा, जिसके अंदर सूरी डायनेस्टी थी, प्रिवेल कर रही थी। और अब तो सूरी डायनेस्टी के को ख़त्म कर दिया किसने? हुमायूं ने, सिकंदर सूरी को हराकर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मुगल डायनेस्टी से ही आगे स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब अभी मुगल डायनेस्टी चल रही है और मुगल डायनेस्टी से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में।